नमस्कार। एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग पर। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आने वाले सोमवार को मैं मूल अधिकारों के प्रश्न की प्रकृति जो होती है उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्जामिनर इस टॉपिक को अवॉइड नहीं करना चाहता। मूल अधिकार में से सवाल आने की गुंजाइश प्रबलतम रहती है। तो मूल अधिकार में क्वेश्चन किस किस पैटर्न के आ सकते हैं या आने की गुंजाइश रहती है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो होता है आर्टिकल, अनुच्छेद, कि जैसे फला आर्टिकल में फला बात लिखी गई है, आर्टिकल 21 में ये है, आर्टिकल 27 में ये है, आर्टिकल 32 में, इसलिए आपको थोड़ा सा अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक आर्टिकल को अच्छे से देख लेना है। क्लॉज में एक सब क्लॉज होता है कि आर्टिकल 18, 18(1), 18(2), इनको आप थोड़ा सा गहराई से देख लीजिए। कुछ प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल एक सपाट से होते हैं, सीधी फ्रेम में आते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। निलंबन और प्रतिबंध, इसमें एक फ़र्क है। निलंबन की जो प्रकृति होती है वह अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, इस तरह की होती है। जबकि प्रतिबंध की अवधि एक दीर्घ अवधि होती है। चूँकि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून होता है इसलिए उसकी अवधि ज़्यादा होती है। यद्यपि मूल अधिकार के अंदर संसद कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगी जो मूल अधिकारों की जो फंडामेंटल चीज़ है, मूल आधार है, उस पर कुछ ब्रेक लग रहा हो, ऐसा वो संसद नहीं करेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया अनुच्छेद को बहुत ढंग से देखना है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? आजकल एक जो नई फॉर्म आई है उसमें आता है कि भाई मूल अधिकारों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए या समझिए। ए, मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। बी, मूल अधिकारों का निलंबन संसद कर सकती है। मूल अधिकारों की संख्या 6 या 7 है, वगैरह वगैरह। अब नीचे निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? केवल 1, 3, 4, सभी, इस तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग आए। तो मैंने जो अभी बोला तो उसमें यह आया कि मूल अधिकारों का निलंबन संसद नहीं करती है, निलंबन राष्ट्रपति करता है। आज मैं आपको 4 सवाल का एक सैंपल बता रहा हूँ जो थोड़े से आपको दिशा निर्देश भी देंगे और आपकी समझ को विकसित करने में भी सहायक होंगे। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अनुसार कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? यानी आर्टिकल 21 में जो हमारे मूल अधिकार लिखे हुए हैं उसमें से कौन सा अधिकार 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता? तो उसमें सबसे पहले आता है धूम्रपान का अधिकार, बी, विदेश भ्रमण का अधिकार, सी, विवाह का अधिकार, और डी, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार। अब आप जब ये प्रश्न पढ़ेंगे तो विदेश भ्रमण या विवाह ये चीज़ें आपको ईजी लगेगी, लेकिन धूम्रपान का अधिकार में थोड़ा सा एक स्ट्राइक होगी। और एक इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, भाई ये कौन सा अधिकार होता है? तो इसमें मैं आपको ये बताऊं, जैसे धूम्रपान का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, इस तरह के जो क्लॉज होते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी रूलिंग में देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट निर्णय होते हैं, जजमेंट होते हैं, उनको आप थोड़ा सा पढ़ लिए। इसलिए मैंने आपको एक बेयर एक्ट का भी सजेशन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या नए नए निर्णय करता है, उससे आपको अवगत रहना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा धूम्रपान का अधिकार। धूम्रपान का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि धूम्रपान निषेध का अधिकार है। मैं कहीं जर्नी कर रहा हूँ, मेरे पास में बैठकर कोई आदमी स्मोकिंग या सुट्टा नहीं लगा सकेगा, वो मेरा अधिकार है। उसका अधिकार नहीं कि वो सुट्टा लगाए। तो ध्यान रखिए, धूम्रपान अगर निषेध होता तब बात अलग होती। धूम्रपान का अधिकार ये आपका मूल अधिकार नहीं बनता है। दूसरा है, कौन सी रिट पोस्टमार्टम मानी जाती है, यानी कौन सी याचिका को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है? ए, हैबियस कॉर्पस, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी, उत्प्रेषण, सर्सियोरी। सी, को वारंटो, यानी अधिकार प्रच्छा। डी, परमादेश, मैंडामस। तो अब इसमें से पहले ये देखना पड़ेगा पोस्टमार्टम का अर्थ क्या होता है। पोस्टमार्टम का अर्थ ये होता है गहन चिकित्सा या गहन अध्ययन, गहराई में जाकर देखना। तो इसका जो आंसर होता है वो उत्प्रेषण माना जाता है।
ये होगा उत्प्रेषण, सर्सियोरी। क्यों होगा ये? कि निचली अदालत में कोई मामला चल रहा है और वो मामला ऊपर की अदालत में आ गया, तो बड़ी अदालत ये कह रही है चूँकि हम मामले को गहनता से देख रहे हैं इसलिए आपके सारे दस्तावेज हमें दे दीजिए, हम गहनता से काम करेंगे। तो जो अपर कोर्ट होता है वो उसका गहनता से निरीक्षण करता है, इसलिए उसको पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है उत्प्रेषण के अंतर्गत। बड़ा अच्छा सवाल है। तीसरा बहुत यूनिक सवाल है। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 के अनुसार हिंदू नहीं है जैन, सिख, बौद्ध, पारसी। देखने में तो लगता है भैया ये सब अल्पसंख्यक है, ये हिंदू है ही नहीं, लेकिन आर्टिकल 25 के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो होगा पारसी। जैन, बौद्ध और सिख, इनको आर्टिकल 25 में हिंदू एक बड़ा व्यापक शब्द है, एक जीवन शैली है, उसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं। जैन है, सिख है, बौद्ध है, इनकी कल्चर, इनकी सभ्यता काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। हाँ, कुछ मत अलग है। तो आर्टिकल 25 के अनुसार पारसी हिंदू नहीं है। वो एक अलग बात है। आज के जो कानून की दाव पेच है उसके अनुसार जैन, सिख, बौद्ध ये सब अल्पसंख्यक मान लिए गए हैं और अल्पसंख्यक का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 25 के अनुसार ये पारसी होगा, ये तीन नहीं होंगे। चौथा सवाल, भारत में अल्पसंख्यक के निर्धारण का आधार क्या है? ये मैंने अपनी पिछली चर्चा में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है वह समुदाय, वह वर्ग जिसकी संख्या कम है, जिसकी संस्कृति को जीवित बनाए रखना जरूरी है। तो उसके अंदर पहला तो आ गया नर जातीय भाषा, मतलब कौन सी नस्ल है और कौन सी भाषा है, क्या इसके आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है। बी, क्षेत्र और धर्म के कौन से एरिया में है और कौन सा रिलीजन धर्म को मानता है, उसके आधार पर अल्पसंख्यक निर्धारित होगा। सी, भाषा और धर्म, कौन सी लैंग्वेज का है और कौन सा धर्म फॉलो कर रहा है उसके आधार पर होगा। या भाषा और सेक्टर पे कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है और कौन से एरिया में, तो इसका आंसर होगा भाषा और धर्म। यानी अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म के आधार पर होता है और भाषा के आधार पर होता है कि तमिल भाषी कम है, कन्नड़ भाषी ज़्यादा है, या तेलुगु वाले ज़्यादा है, मलयालम वाले कम है, वगैरह वगैरह। तो कोई भी सेक्टर में भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है और धर्म के आधार पर तो आपको पता ही है, जैसे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ये सब अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो इन दो में देखो थोड़ा सा विरोधाभास दिखेगा। अल्पसंख्यक के अंदर सर भाषा और धर्म, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक में ये तीनों आ रहे हैं, बल्कि चारों आ रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 25 की बात करें, हमारा कंसंट्रेट सिर्फ अनुच्छेद 25 पर हो, तो ऐसे में पारसी है उसको हिंदू नहीं मानेंगे, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन ये सब हिंदू के अंतर्गत आएंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन फ्रेमिंग बताई कि जब प्रश्न किस तरह से आते हैं, ये अगर हमारे दिमाग में, जहन में होता है तो हमारे पढ़ने की दिशा वैसी होती है। तो मूल अधिकारों के लिए मैं दो बातें बता रहा हूँ। एक तो सिंपली ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, वो तो आपको देखने ही देखने। सुप्रीम कोर्ट की जो नई रूलिंग आती है, नए नए नियम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था निजता का अधिकार, इसमें एक और होता है इच्छा मृत्यु वाला। इच्छा मृत्यु में ये होता है कि व्यक्ति को जब लग जाता है कि वह बीमार है, उसके परिजनों को लगता जाता है कि अब उसके स्वस्थ होने की कोई गुंजाइश न रही, उसको शारीरिक पीड़ा, बड़ी वेदना ज़बरदस्त होती है, इसलिए उसको मृत्यु की इजाज़त दे दी जाए। तो इच्छा मृत्यु भारत में अभी तक स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें दो तरह की होती है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय सुख मृत्यु और सक्रिय सुख मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में चिकित्सक या डॉक्टर अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे रोगी को एक शांत रूप से मृत्यु हो जाए। और निष्क्रिय सुख मृत्यु में ये होता है कि उसको उसके हवाले पे छोड़ दिया जाता है, वह स्वतः ही धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसमें वेंटिलेटर हटाना वगैरह वगैरह आता है। तो जो निष्क्रिय सुख मृत्यु है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में ये कहा है कि जब तक संसद नया कानून नहीं बना देती तब तक इसको फॉलो किया जाए, अदरवाइज संसद ही कानून बनाएगी। और वैसे बड़े लेवल पर इच्छा मृत्यु अभी तक भारतीय संविधान ने स्वीकृत नहीं किया। इस तरह से आपको जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है उसको आपको अच्छे से जानना है। अगले एपिसोड में मैं स्टडी से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आती है सब्जेक्ट को याद करने में, समझने में, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। तो ये चर्चा थी अब तक, इंतज़ार कीजिए बुधवार तक। नमस्कार।